नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका माथुर और आप सुन रहे हैं डीडवाना वॉइस दिल की बात। आज के डिजिटल दौर में जहां बैंकिंग हमारे मोबाइल तक पहुंच चुकी है, वहीं साइबर क्राइम्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी गलती और एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है SBI बैंक ब्रांच मैनेजर मिस्टर योगेश शर्मा, जो कि हमें डिजिटल बैंकिंग, साइबर फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी और इन्हीं टॉपिक से जुड़ी कुछ बातें। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, आप हमारे लिए आपने ये वैल्यूबल टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का जो पॉडकास्ट है, हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि जो डिजिटल बैंकिंग है उसने आम इंसान को या आम आदमी नागरिक को की लाइफ को कितना इजी बनाया है? मैम, अभी देखा जाए तो अपने कंट्री में हर जगह डिजिटल युग की शुरुआत हो चुकी है। आपको याद होगा, आज से करीबन 20-25 साल पहले हम मैनुअल बैंकिंग क्या करते थे। इसमें मेजॉरिटी ऑफ वर्क मैनुअली होता था। फिर आया कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग, इसमें सारे काम कंप्यूटर पर शिफ्ट कर दिए गए। और अभी एक रिसेंटली चेंज हुआ है कोरोना के बाद में और नोटबंदी के बाद में, जिसमें हमारे इंडिया में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत कोरोना और नोटबंदी के दौरान स्टार्ट हुई थी। डिजिटल बैंकिंग के अंदर ये है कि जो मैनुअल बैंकिंग है उसको पूरा शिफ्ट कर दिया गया डिजिटल के। जहां आपको बैंक जाना पड़ता था पैसे जमा करने के लिए, निकालने के लिए, डीडी के लिए, आज वो युग आ गया है कि आप एक मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, उस ऐप के थ्रू आप सारी बैंकिंग फैसिलिटी घर बैठे यूज़ कर सकते हैं। इवन बैंकों में अभी ये भी स्टार्ट हुआ गया है कि आपको कैश जमा करना है तो आपको लंबी लाइन में नहीं लगना है। कैश जमा करने के लिए CDM मशीन से वो 24/7 अवेलेबल रहती हैं, वहाँ आप कैश जमा कीजिए, बाकी अपना फंड ट्रांसफ़र आप अपने ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इवन डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत सारी ऑनलाइन लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग, आप किसी तरह का अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, चाहे वो आप वेबसाइट पर जा करके या एक कोई ऐप है हर बैंक का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग से बेस्ट ये समाधान हुआ है कि आजकल पब्लिक को वेट करना ही नहीं है। आपको फंड ट्रांसफ़र करना है, आपने फट से ऐप लिया, फंड ट्रांसफ़र कर दिया। बच्चे की फ़ीस भेजनी है, आपने जो ऐप डाउनलोड किया फॉरेस्ट बैंकिंग का, फट से आपने फ़ीस भेज दी। इवन आपको KYC भी करना है तो आप घर बैठे KYC कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। और डिजिटल बैंकिंग अभी अपने चरम पे है इंडिया के अंदर, और आने वाले टाइम में इसका जो रिप्लेसमेंट होगा वो बैंकिंग में जल्दी होने वाला है। डिजिटल बैंकिंग ने लोगों की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, बट आप ये भी देख रहे हैं सर, आजकल साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यही भी डिजिटल होने का ही एक वो है, तो उसको आप कैसे समझ सकते हो या फिर कैसे उन चीज़ों से बच सकते हो? आजकल जैसे बहुत ज़्यादा फेक OTPs के लिए या फेक कॉल्स आते हैं, KYC अपडेट्स के लिए आते हैं, तो उनसे कैसे लोगों को बचना चाहिए? साइबर फ्रॉड या साइबर स्कैम बिना हमारी इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। जो भी साइबर फ्रॉड या फ्रॉडस्टर आपको कॉल करेगा या आपको लिंक भेजेगा या आपसे OTP मांगेगा, जब तक हम उस लिंक को कॉपी नहीं करेंगे कोई फ्रॉड नहीं होगा। OTP शेयर नहीं करेंगे, कोई फ्रॉड नहीं होगा। या अपनी पर्सनल डिटेल्स, चाहे वो आधार कार्ड मांगे, पैन कार्ड मांगे, किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। इवन आपको बैंक से भी कॉल आता है तो आपको पहले वेरीफाई करना है कि ये कॉल जेन्युइन है या नहीं है। आप अगर चाहें तो रिसेंटली आपके नियर बाई किसी ब्रांच में जाकर चेक कर सकते हैं कि ये कॉल जो मुझे आया है फ्रॉडस्टर का है या बैंक से है। तो सबसे बेस्ट है कि आपको अवेयर होना है। कोई भी अनवांटेड लिंक आपको लिंक पे ओपन नहीं करना है, कोई OTP शेयर नहीं करना है, कोई पर्सनल डिटेल्स किसी को शेयर नहीं करनी है। अगर ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी कोई भी साइबर फ्रॉड होने की गुंजाइश ही नहीं है। पर सर, कई बार होता है कि हमें सामने से फ्रॉड का जो फ़ोन आता है वो यही कहते हैं कि KYC अपडेट करना है या OTP सेंड कर रहे हैं, आप अपना वो कर दीजिए, तो उसको कैसे पहचाना जाए? मैम, उसके लिए अभी RBI ने रिसेंटली सब बैंकों को ये बोला है कि आप अपने जो कॉल आएगा 1600 एक सीरीज स्टार्ट किया, उसी नंबर से कॉल आएगा। उसके अलावा अगर कोई भी बैंक कॉल करता है तो उसको आप फ्रॉड मानिए। ये अभी रिसेंटली RBI ने आई थिंक जनवरी में स्टार्ट किया कि हर बैंकों को 1600 सीरीज है उससे कॉल करना है। उसमें 2 ऑप्शन है, एक प्रमोशनल कॉल है, एक सर्विस कॉल है। अगर प्रमोशनल कॉल होगा तो आपको प्रोडक्ट की जानकारी दी जाएगी, और अगर सर्विस कॉल होगा तो आपको कोई भी KYC वगैरह उसके लिए बोला जाएगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि आप एक बार अपने अकाउंट में चेक करके और रिसेंट नियर बाई ब्रांच से संपर्क कीजिए कि ये मुझे ज़रूरत है या नहीं है। प्लस किसी भी लालच या झांसे में नहीं आए। आजकल मेन कारण ये भी है साइबर फ्रॉड होने का कि आपको बोला जाएगा कि आपको मैं पैसा भेज रहा हूँ, जबकि वो मैसेज होगा पैसा आपके कटने का मैसेज होगा। हम लालच में आ गए, हमने उसको क्लिक किया तो पैसा आने के बाद पैसा कट जाता है। फिर हम उसको दोबारा कॉल करेंगे, पैसा मेरा कट गया, तो बोलेगा भाई इतने पैसे आप डालिए तब हम पैसे वापस देंगे। तो इस तरह वो चैन बनती जाती लालच की, और उसमें हम फंसते जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको खुद अवेयर होना है कि ये कॉल फेक है नहीं है, और किसी भी
अनऑथराइज्ड व्यक्ति को अपना कोई भी डिटेल शेयर नहीं करना। जी जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा कि एआई जो है आजकल उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग करने लग गए हैं, तो क्या एआई के कारण भी साइबर फ्रॉड्स होने का बहुत खतरा है? क्योंकि आजकल सेम वॉइस सेम वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर बन जाता है एआई के थ्रू, तो वो भी एक साइबर फ्रॉड में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैम, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई क्या है? एक मशीन है जी। मशीन में कोई डिकोडिंग कर दी, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। तो एआई से भी फ्रॉड होने की संभावना हो सकती है, हम अपना पैसा लॉस कर सकते हैं। तो उस केस में अगर आपको ज़रा भी अंदेशा हो कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है या होने की संभावना है, तो आप नियरेस्ट अपनी ब्रांच में या जाके संपर्क कीजिए। एआई से पॉसिबिलिटी है कि फ्रॉड हो सकता है। जी सर, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, साइबर रिलेटेड कोई भी फ्रॉड हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप उसको क्या लेना चाहिए? कहाँ शिकायत करनी चाहिए? या जो हम कहते हैं 24 आवर्स का जो गोल्डन पीरियड है, वो कैसे, मतलब कहाँ सबसे पहले वो अप्लाई करे ताकि उसके साथ जो फ्रॉड हुआ है उससे वो कम से कम? मैम, सबसे पहले अगर किसी की कोई भी पीड़ित है साइबर फ्रॉड का या साइबर स्कैम का, तो सबसे पहले उसको नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करें और अपनी डिटेल्स उनको शेयर करें। डिटेल में वो आपसे मांगेंगे कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, आपका क्या यूटीआर नंबर था, क्या आरआर नंबर था, वो आप सब शेयर कीजिए। उसके बाद में जो साइबर सेल वाले कॉन्टैक्ट नंबर वाले हैं वो बैंकों को मेल भेजेंगे आपकी कंप्लेंट नोट करके, और आपका फंड कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो वो सारे अकाउंट एक कंप्लेंट के थ्रू फ्रीज हो जाते हैं। प्लस उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपका जिस बैंक में भी अकाउंट है उसके टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करना है, आपकी सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन बैंकिंग यूपीआई उसको बंद करवाना है, ताकि आपका जो बचा हुआ पैसा है वो आगे फ्रॉड में कन्वर्ट नहीं हो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट डे अगर आपके साथ में इवनिंग में या नाइट में होता है, तो आपको अपने नियरेस्ट बैंक में जाके कंप्लेंट देनी है कि सर ये मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। तो बैंक भी अपने बिहाव पे उस कंप्लेंट को नोट करके अपने जो कॉन्टैक्ट सेंटर्स को भेजता है। इस तरह आप की जो कंप्लेंट हुई है उससे बच सकते हैं, और आपका पैसा पॉसिबिलिटी है कि 99% पैसा आपको मिल जाएगा। तो सर मतलब जो भी ये जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उसमें जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उस इंसान की ही होती है या कुछ बैंक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? मैम, अगर टेक्निकल फॉल्ट होता है तो आरबीआई ने कहा है कि बैंक पूरा पैसा रिफंड करेगा। अगर टेक्निकल इशू और बैंक की गलती निकलती है, जितने साइबर केसेस होते हैं उसकी हर बैंक में एक कमेटी बनाई जाती है, वो हर फ्रॉड को चेक करती है कि इसमें किसकी फॉल्ट है। अगर बैंक का फॉल्ट निकलता है तो बैंक उसको रिम्बर्समेंट देता है एज पर आरबीआई गाइडलाइन। और अगर वैसे ही उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो बैंक लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैम, जब बैंक की गलती नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगेगी, लेकिन बैंक उसको पैसा दिलाने के लिए पूरी कार्रवाई करेगा। बैंक की भी अपने साइबर सेल्स हैं, अपने कॉन्टैक्ट सेंटर है, बैंक भी उस ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करेगी पैसा कहाँ कहाँ आपका पैसा डाइवर्ट हुआ है, और जितने अकाउंट से पैसा जाता है उन पर सब पे होल्ड लगा दिया जाता है। फिर एक साइबर पुलिस का केस दर्ज किया जाता है जिसका फ्रॉड होता है, उसको एफआईआर भी करानी है। उस केस के थ्रू जिन जिन खातों में पैसा होल्ड लगा हुआ है, और फिर एक कोर्ट ऑर्डर निकालता है कि आप इन पैसों को विड्रॉ करके या ट्रांसफ़र करके जो पीड़ित है उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और ऐसा हो भी रहा है। अभी रिसेंटली एनसीआरपी पोर्टल लागू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्लस हर बैंक ने अपने अपने सेंट्रलाइज साइबर सेल बनाई हैं, हर बैंक ने अभी बना दी है। जी। और आपको पता होगा कि जैसे जैसे साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उनको भी हर ज़िले में एक नया साइबर थाना खोलना पड़ रहा है। ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड, जिनमें आम आदमी भी इन्वॉल्व है, प्रशासन भी इन्वॉल्व है, बैंकिंग भी इन्वॉल्व है। एक अलग से डिपार्टमेंट खोल दिया गया है साइबर सेल से निपटने के लिए, ताकि लोग बाग उसको ज़्यादा मतलब जल्दी से उनका पैसा रिकवर हो जाए वापस और वो इन चीज़ों से बच सके। इनका मकसद ये है कि आम जनता का जो पैसा है, जो भोले भाले लोग स्कैम में फंस रहे हैं, उनको पैसा तुरंत मिला। जी सर, अब मैं आपसे कुछ बैंक लोन्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हमने अक्सर देखा है कि कोई जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं उनका लोन बहुत धीरे बहुत स्लो प्रोसेस में पूरा होता है, या फिर होता ही नहीं, रिजेक्ट हो जाता है, जबकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके जो करोड़ों के लोन्स हैं वो इजीली अप्रूव हो जाते हैं। तो आप मानते हैं कि इसमें कुछ बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहता है? मैम, एक्चुअली में बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। बैंक की जो लोन्स है, हर लोन्स की टर्म एंड कंडीशन अलग होती है। तो छोटे व्यापारी हैं या मध्यम व्यापारी हैं और बड़े व्यापारी हैं, इन तीनों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग लोन स्कीम जारी कर रखी है। अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है उसके लिए पीएम स्वनिधि है, जिसमें वो 10,000 तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के और इजीली मिल जाता है। उससे बड़े व्यापारी हैं उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अपन लोन दे सकते हैं, 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन इसमें होता है। दूसरा, छोटे व्यापारी क्या करते हैं, आपको भी पता होगा कि सब ज़्यादातर कैश में लेन देन करते हैं, तो उनके पास भी अपना बुक रिकॉर्ड नहीं होता, इस कारण उनको बड़े लोन देने में दिक्कत आती है।
तो छोटे और मझले व्यापारियों के लिए बेस्ट स्कीम है पीएम स्वनिधि है आपका, प्लस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। इन योजनाओं में मिनिमम पेपर वर्क है और मिनिमम टाइम में आपको लोन की फैसिलिटी मिल सकती है। तो हम मान सकते हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी इजीली लोन मिल सकता है, जितना बड़े व्यापारियों को इम्पोर्टेंस देते हैं। नहीं, लोगों की एक्चुअली ये थिंकिंग होती है कि जो बड़े बिजनेसमैन है उनका लोन बहुत इजीली अप्रूव हो जाता है। उनके पास में पेपर वर्क कंप्लीट होता है, जो पेपर वर्क हमें चाहिए उनके पास ऑलरेडी वो कंप्लीटेड होता है। वो बैलेंस शीट बनाते हैं, जीएसटी रिटर्न भरते हैं, तो वो हमें उनको टैली करने में इतना टाइम लगता ही नहीं है। जीएसटी का पासवर्ड लिया, उनका जीएसटी रिटर्न पूरी खुल के आ जाएगी, इनकम टैक्स देखा, सारा डेटा अपने पास में आ जाएगा। छोटे व्यापार का प्रॉब्लम ये है कि वो कैश में लेन देन करते हैं, करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, तो उनका टर्नओवर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यही कारण है कि उनका लोन रिजेक्ट किया हो जाता है। रिजेक्ट नहीं, उनका टाइम लगता है प्रोसेस। अब किसी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन अप्लाई किया, 50,000 का लोन अप्लाई करता है, तो उसका इजीली हो जाएगा, उसके लिए हमें कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए। अगर वही बंदा 50,000 से ऊपर लेता है तो हमें उसका बैलेंस शीट भी देखना है, उसका टर्नओवर भी देखना है, बिजनेस कब से चल रहा है, उस पर उसकी केवाईसी भी होनी चाहिए फर्म के नाम से जी। तो ये टर्म एंड कंडीशन है जिसके कारण इनमें टाइम लगता है। सर, क्या बैंक इनिशियली कुछ ऐसे टर्म और कंडीशंस रखता है जो कि आम इंसान को कंफ्यूज करता है काफ़ी, और बाद में अगर हम देखें लोन लेने के बाद में उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, यानी कई सारे ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जो कि उसे लोन लेने के बाद पता चलते हैं। तो ये वाकई में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि उस वक्त इंसान देखता ही नहीं है कि वो किस तरह के हिडन चार्जेस पे साइन कर रहा है या फिर जो भी है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं कहूँगा, जब भी आपको लोन लेना है आप बैंक से मांगिए, साहब मुझे एक कॉपी दीजिए जो डॉक्यूमेंट आप साइन करवा रहे हैं जी। उसमें जितनी टर्म कंडीशन सारे लिखे हुए होते हैं, हिडन चार्जेस कोई वर्ड ही नहीं है बैंकिंग के अंदर। जितने चार्जेस हैं वो आपको राइटिंग में होंगे, जो आपने साइन किए पेपर उसमें लिखे होंगे। अगर उसके अलावा कोई चार्ज करता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको विद इंटरेस्ट रिवर्स किया जाएगा। हिडन चार्जेस नाम कोई वर्ड ही नहीं है बैंकिंग इंडस्ट्री में। पर सर, जो पेपर वर्क होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, शायद आम इंसान उसको इतना ज़्यादा समझता ही नहीं, वो कंफ्यूज करता है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये लोन अब हमें इतना देना है या इतना उसका इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जस्ट अपन ने शुरुआत की डिजिटल बैंकिंग से जी। आज वो दौर है जो लोन के लिए आप एक सिंगल क्लिक पे लोन ले सकते हैं और जो भी टर्म कंडीशन आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी जी। एक ऑप्शन है DDE, डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन। ये साइट है जो राजस्थान गवर्नमेंट की अपनी स्टैम्प भी ऑटोमेटिक करता है और जितने आपके लोन एग्रीमेंट्स है आपके मोबाइल में सेव हो जाते हैं। आप उसको आराम से घर बैठ के पढ़ सकते हैं, इवन आपको साइन करने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली साइन होते हैं। तो बेटर है, हिडन चार्जेस कोई वर्ड नहीं है, आप अपना टर्म एंड कंडीशन पढ़िए। उसके अलावा अगर कोई भी बैंक चार्ज लगाता है तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको रिफंड होगा 100%। ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे जो ऑडियंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको मांगना पड़ेगा कि साहब मुझे आप टर्म कंडीशन दीजिए जी। और आपको कोई मना नहीं करेगा, ये बैंक की ड्यूटी है और आपका अधिकार है जी, जी। कि आपको टर्म एंड कंडीशन दी जाएंगी सारी, चाहे कोई भी लोन हो। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आम जनता से रिलेटेड ही है कि छोटे जो व्यापारी होते हैं या मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं उनके लिए गवर्नमेंट्स क्या क्या स्कीम प्रोवाइड करती हैं? मैम, रिसेंटली है, अभी कोई स्ट्रीट वेंडर है जिसकी इनकम बिलो 50,000 है, उसका पर डे 10,000 में बिजनेस चलता है, तो उसके लिए पीएम स्वनिधि है जिसमें 10,000 का लोन इनिशियली मिलता है, वो कंप्लीट करने के बाद उसको नेक्स्ट 20,000 का लोन ऑटोमेटिक मिल जाता है। ये पीएम स्वनिधि स्कीम है। उसके बाद में आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जिसमें 50,000 से लेके और 10 लाख तक का लोन मिलता है। अभी रिसेंटली इसको बढ़ा के 20 लाख भी किया गया है। तो जो 50,000 तक का लोन है उसको पीएम शिशु नाम से बोला जाता है, 5 लाख तक के लोन को तरुण और 10 लाख तक के लोन को किशोर नाम से बोला जाता है। तो इसमें जो अपने मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं वो बैंक से कॉन्टैक्ट करके इस लोन की फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इनमें मिनिमम पेपर वर्क होता है और मेन बात है इसमें कोई आपको कोलेटरल नहीं देनी, कोई गारंटी नहीं देनी। इसकी जो गारंटी लेती है वो गवर्नमेंट लेती है, CGFMU एक फंड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसके द्वारा इसकी सिक्योरिटी ली जाती है। ओके सर, क्या AI फ्यूचर ने बैंकिंग जॉब्स को रिप्लेस किया है? क्या AI का बैंकिंग सेक्टर में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, या फिर जो बैंकिंग सेक्टर की जो सर्विसेज है उस पर इफेक्ट पड़ता है? मैम, अभी AI इनिशियल स्टार्टिंग पे है। जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था उस समय हम पेपर के लोन डॉक्यूमेंट हाथ से भरते थे। आज वो टाइम आ गया है कि हमें केवल साइन करना है और साइन भी 2-4 जगह ही करना, बाकी सारे डिजिटली साइन होकर के आते हैं। तो धीरे धीरे अभी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट चल रहा है बैंकिंग सेक्टर में, या मानो हर सेक्टर में चल रहा है। तो जैसे जैसे AI का प्रसार बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है
सारा मशीनीकरण पे काम जाएगा, और मशीनीकरण पे काम जाएगा तो जॉब्स कम से कम मिलेंगी। जी, तो एआई मतलब कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में भी अपना इफेक्ट हर डालेगा। सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में। आप देखिए, अपन टिकट बनाने के लिए पहले लाइन में लगते थे, मोबाइल में अपन लगा लेते जी। हैं, तो वह काउंटर क्लर्क कम हुआ। जी जी। सेम बैंकिंग के अंदर है। क्या सर सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करके आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, या फिर अगर मैं कहूँ तो आप कैसे अपने पासवर्ड को बहुत ज़्यादा सेफ बना सकते हो, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? वो पहला सवाल है कि एक लिंक से अकाउंट हैक हो सकता है जी। 100% हो सकता है। एक लिंक से आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है, आपका पूरा मोबाइल हैक हो सकता है। मोबाइल हैक होते ही आप जो भी काम अपने मोबाइल में करेंगे सामने वाला देखेगा। जी। दूसरा सवाल था कि आपको कैसे करना है। इससे बचने का बेस्ट तरीका है आपको अपना कोई डिटेल शेयर नहीं करना, प्लस आपका जो भी अकाउंट है उसको आप मॉनिटर करिए। जब भी आपको टाइम में कोई अनवांटेड पैसा तो नहीं आया, कोई अनऑथराइज सोर्स से पैसा तो नहीं आया है। जी। और पासवर्ड जो भी हैं आपके ऐसे मत बनाइए जो रिलेटेड हो, डेट ऑफ बर्थ हो, नाम हो। पासवर्ड पॉलिसी के तहत ये है कि आपको उसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर, डिजिट, सबका मिश्रण होता है। उस तरह का पासवर्ड आपको बनाना चाहिए ताकि कोई हैक नहीं कर सके पासवर्ड। जी सर, आप हमारे ऑडियंस को कोई भी 3 बैंकिंग सेफ्टी टिप्स देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? सबसे पहला सेफ्टी टिप्स तो ये है, आप अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए। कोई भी आपके मोबाइल पे अनऑथराइज कॉल या अनऑथराइज लिंक आए उसको कभी ओपन मत कीजिए। अगर आपके पास में कोई भी कॉल आता है कि केवाईसी कराइए, तो आप नियरेस्ट बैंक में जाके संपर्क कीजिए। कोई कहता है कि यार लॉटरी लग गई, आपको इतना पैसा दे देंगे, उस लालच में, उस झांसे में नहीं आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको लॉस होना संभव ही नहीं है। प्लस मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने कभी कोई डेटा शेयर नहीं किया तो गारंटी है कि आपके साथ कभी फ्रॉड होगा ही नहीं। जब तक हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा। आज के दौर में हम हमारे बच्चों को किस तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन दें, या फिर क्या स्कूल्स को आज स्कूल लेवल पे ही फाइनेंशियल एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए? बिल्कुल मैम। जी। हमारा जो कंट्री है ये विकसित भारत का सपना देख रहा है, और विकसित भारत में हर बच्चे को बैंकिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आरबीआई ने हर बच्चा के अकाउंट ओपनिंग करने की परमिशन बैंकों को दे रखी है। अगर 10 ईयर से बिलो है तो अंडर गार्जियनशिप में खाता खोल सकता है। 12 ईयर से ऊपर वो अपना खाता खुद ऑपरेट कर सकता है। तो मैं साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो अपनी बच्चियां हैं उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम लागू की है। तो मेरा मानना है कि हर बच्चे का खाता किसी न किसी बैंक में होना चाहिए ताकि वो बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ सकें और बैंकिंग का नॉलेज ले सकें। प्लस स्कूलों के अंदर भी अभी बैंकिंग पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया है, उनमें 1-2 चैप्टर बैंकिंग के डाले गए हैं। साथ ही साथ स्कूलों को भी मैं ये आग्रह करूँगा कि इवन एक आपका जो शैक्षणिक सत्र है उसमें आप अपने स्टूडेंट्स को 1 या 2 बैंक में विजिट कराइए ताकि उनको बैंकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी मिले और वो और अवेयर हो सके बैंकिंग से, और उनको इस बारे में एजुकेशन भी दिया जाए। जो फ्रॉड्स आजकल चल रहे हैं उस बारे में भी उनको बताया जाए, उनको पढ़ाया जाए कि किस तरह से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल। जब तक आप बैंक के नज़दीक नहीं जाएंगे आप बैंकिंग प्रणाली को नहीं समझ पाएंगे और ना साइबर फ्रॉड को समझ पाएंगे। जी सर, किसी भी कस्टमर का जो इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्या वो बैंक्स उतना सिक्योर रखते हैं, इतना सेफ है वहाँ पर, या फिर कई बार होता है कि वो वहीं से लीक होता है, ऐसा कुछ है क्या सर? मैम, बैंक में आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे, चाहे अकाउंट ओपनिंग करते टाइम या लोन लेते टाइम, वो 100% सिक्योर है। एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन बैंकों को इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी बैंक करता है तो उसको एज़ पर आरबीआई रूल्स दंड भी दिया जाता है, फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जाती है। आप बैंक पे बिल्कुल फेथ कीजिए, आपका डेटा कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो मतलब बैंक से जो लीक होता है वो सब नहीं होगा, बैंक पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। बैंक से डाटा कॉम्प्रोमाइज़ होता ही नहीं है। जी सर, अब आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड में लेना चाहूँगी। कैश या यूपीआई? यूपीआई। बाय? टाइम सेविंग, जी, फास्ट, जी, और आपको वेट नहीं करना पड़ता, हैंड ऑन पैसा पहुंच जाता है, पैसा आ जाता है। ओके। एंड नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या फिंगरप्रिंट? फिंगरप्रिंट। बाय? पासवर्ड में भी स्टोलन और हैक्ड, बट फिंगरप्रिंट कैन नॉट बी। ओके सर। बिकॉज साइबर मिस्टेक जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं? झांसे में आना कि लॉटरी लग गई, आपके फादर बीमार है, पैसा भेज दीजिए। जी। इस तरह के कॉल्स को अवॉइड ही करना है। ओके। एंड नेक्स्ट, कोई भी एक ऐप जो कि आप ब्लाइंडली ट्रस्टेड ऐप जो कि आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे? मैम, एक्चुअली में मैं एज ए
SBI का एम्प्लॉई हूँ, तो मैं ब्लाइंडली SBI के योनो ऐप पे टेस्ट करता हूँ। योनो SBI इज़ द बेस्ट ऐप अकॉर्डिंग टू मी। और एक कोई भी बैंक हैबिट जो कि सबको अपनानी चाहिए? सबसे मैम बेस्ट ये है कि अपने अकाउंट को आप मॉनिटर करते रहिए, जी। और जो RBI की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप KYC वगैरह टाइम लिमिट कराते रहिए, प्लस अपने अकाउंट की डिटेल कभी किसी को शेयर ना करें। थैंक यू सो मच सर। आज आपने जिन आसान भाषा में हमें हमारे ऑडियंस को समझाया वो बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है और आपने हमारे लिए बहुत वैल्यूबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।